हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज की क्लास में हम लोग हमारे इक्वालिटी का चैप्टर जो है उसको करने वाले हैं कंटिन्यू। सो आज की क्लास होने वाली है इक्वालिटी चैप्टर पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। 3 डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं, वो भी किसके? इक्वालिटी के। ऑलराइट, चलिए सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये 3 कौन से डायमेंशंस की बात करने वाले हैं। सो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। बच्चों, जब तक एक व्यक्ति को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकली यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में समानता नहीं मिलेगी, तब तक वो इक्वालिटी अधूरी है। ठीक है? सो इक्वालिटी को जब तक हमने तीनों ही स्फेयर्स में हासिल नहीं करा, वो इक्वालिटी अधूरी है और उस इक्वालिटी में कुछ तो कमी है। आज हम तीनों ही स्फेयर्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास। वी आर गोना स्टार्ट नाउ एंड लेट अस बिगिन। सबसे पहली चीज बच्चों ये याद रखिएगा कि इक्वालिटी की बात हम तभी करते हैं बिकॉज इनइक्वालिटी है। सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, तभी तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं। और आज हम इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस को पढ़ने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बच्चों। ओह माय गॉड, वेट अ सेकेंड। देखिए, so I had already told you about this कि some of the inequalities are acceptable and some inequalities are unacceptable। कुछ ऐसी सामाजिक तौर पे असमानताएं होती हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं बच्चों। कैसी इनइक्वालिटीज? जो नेचुरल इनइक्वालिटीज हैं कि अगर एक इंसान जो है वो एक लड़की पैदा हुई है, कोई लड़का पैदा हुआ है, तो वो एक नेचुरल इनइक्वालिटी है कि बोथ ऑफ दोज सेक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर, राइट? मेल सेक्स डिफरेंट है, फीमेल सेक्स डिफरेंट है। कोई इंसान जो है, अगर हम बोले कि ब्लाइंड पैदा हुआ है या कोई इंसान किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ है, तो उन सब इनइक्वालिटीज को हम लोग नेचुरल मानते हैं बिकॉज नेचुरली इंसान उन सब चीजों के साथ पैदा हुआ है। बट अगर हम अननेचुरल यानी कि बच्चों सोशल इनइक्वालिटी की बात करें, तो सोशल इनइक्वालिटी एक ऐसी चीज है जो अनएक्सेप्टेबल होती है, जो कि आप क्रिएट करते हो, जो भगवान ने नहीं क्रिएट करी, आप लोगों ने क्रिएट करी। जब आपने ये बोलना शुरू करा कि विमेन जो है वो वीकर सेक्स है, सो दिस इज समथिंग दैट यू क्रिएटेड, गॉड डिडंट क्रिएट दैट। भगवान ने बच्चों मेल और फीमेल सेक्स को बनाते टाइम ये नहीं सोचा था कि एक कमजोर है, एक मजबूत है, एक स्ट्रांग है। ठीक है? हमने फिर अंतर करना शुरू करा। हमने लोगों के बीच में कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, उनके सेक्स, उनके जेंडर तो एक सोशल कंस्ट्रक्शन ही है, और उनकी डिसेबिलिटीज के बेसिस पर, इन सब बेसिस पर अंतर करना शुरू करा, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है? तो अभी हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए देयर आर 3 डायमेंशंस दैट वी हैव टू स्टडी। लेट अस बिगिन। आई होप इंट्रोडक्टरी पार्ट पे मैं बिल्कुल क्लियर हूं। अब जरा शुरू करते हैं और इन 3 डायमेंशंस को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है शुरू करने से पहले कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी दैट वी मे परस्यू और सीक टू अचीव इन अ सोसाइटी। एक समाज के अंदर बहुत से डिफरेंट डायमेंशंस हैं, बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। Various thinkers and ideologies have highlighted 3 main dimensions of equality, namely political, social and economic. So बहुत से thinkers हैं, बहुत सी ideologies हैं जिन्होंने इस चीज़ को highlight भी करा है कि 3 main dimensions होती है equality की, mainly political, social और economic। हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, बहुत से थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स और जो महान महान शख्सियत हैं, उन्होंने बच्चे सोच के निकाला है कि इन 3 बेसिस पे तो इक्वालिटी होनी ही चाहिए। All right. So the first thing is the political equality. राजनीतिक तौर पे हम जब समानता की बात करते हैं, हम जब पॉलिटिकल सेंस में इक्वालिटी की बात करते हैं। अब बच्चों, पॉलिटिकल इक्वालिटी की जब भी हम बात करेंगे, सो याद रखिएगा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है। सिंपली मतलब ये है कि हम राजनीतिक तौर पे सबको बराबर बनाना चाहते हैं, और ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये एग्जिस्ट कहाँ करेगी? ये एग्जिस्ट करेगी डेमोक्रेसीज में। डेमोक्रेसी बच्चों जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है
वो इसी आइडिया पे एस्टैब्लिश की जाती है कि एक टाइप की इक्वालिटी तो सबको गारंटी की ही जाएगी, दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज होता है डेमोक्रेसी के अंदर, विच गिव्स द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स, है ना। एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 years irrespective of his or her caste, gender, religion or whatever, that person is given the right to vote, the right of the freedom to express, freedom of expression, freedom to believe in something. So all of these freedoms, all of these rights are actually given to you in the political sense, right? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको दिए जाते हैं, आपकी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पॉलिटिकल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए की जाती हैं, जो कि बच्चों ये गलत बोलना ही नहीं होगा कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी को पूरे के पूरे तरीके से एंश्योर किया जाता है। ठीक है, पूरे तरीके से एक चीज तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी के अंदर है और वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। याद रखिएगा इस बात को। अब in democratic societies, political equality would normally include granting equal citizenship to all the members of the state. तो यहां बोला जा रहा है कि एक पॉलिटिकल सोसाइटी बोल रही हूं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी का ये मतलब होगा कि सारे के सारे जितने भी मेंबर्स ऑफ द स्टेट हैं, मेंबर्स ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है बच्चों, ऑल द पीपल हु बिलोंग टू दैट कंट्री हैव बीन गिवन इक्वल सिटीजनशिप। सब जो है, अगर हम भारत में रहते हैं, भारत अगर एक लोकतंत्र है, इंडिया अगर एक डेमोक्रेसी है, तो सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स इंडियंस हैं, दे आर इंडियन सिटीजन्स। ओके, ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया आर इंडियन सिटीजन्स एंड दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। याद रखिएगा बच्चों, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे हर कोई बराबर की जब आप बात करते हो, तो दैट इज व्हाट दिस पॉलिटिकल इक्वालिटी एक्चुअली मीन्स। ओके, नेक्स्ट, इक्वल सिटीजनशिप brings with it certain basic rights such as the right to vote, the freedom of expression, movement, association and the freedom of belief। जैसे अभी मैंने आपसे यही बात करी थी बच्चों कि जब आप इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हो कि हर कोई जो व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है वो बराबर रूप से भारत का नागरिक है, तो वो जाहिर सी बात है कि ये स्टेटमेंट ही व्यक्त कर रही है कि कुछ बेसिक राइट्स हम लोगों को मिल रखे हैं। जैसे कि हमारे पास राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, हमारे पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को व्यक्त करने की आजादी है, हमारे पास आंदोलन करने की आजादी है, उसी के साथ साथ संगठन बनाने की, एसोसिएशन बनाने की भी आजादी है, और किसी भी चीज में विश्वास रखने की, बिलीफ रखने की भी आजादी हमारे पास मौजूद है पूरे के पूरे तरीके से। Considerable inequality can exist even in countries which grant equal rights to all citizens। कुछ inequality exist करती है उन countries में भी जो equal rights citizens को दे देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी देने के बाद ऐसा नहीं होगा कि सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर लोगों के बीच में असमानताएं एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सो विद पॉलिटिकल इक्वालिटी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी विल कम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ कंसिडरेबल इनइक्वालिटीज तो एग्जिस्ट करेंगी ही आपकी सोसाइटी के अंदर। बच्चों, अब हमने जो है सबको वोटिंग राइट दे दिया, बट इक्वल वोटिंग राइट का ये तो मतलब नहीं है ना कि हर किसी के पास बराबर पैसा आ गया है और सामाजिक तौर पर जो लोगों की सोच है वो बदल गई है और सब एक दूसरे को समान मानने लग गए हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू। पॉलिटिकल इक्वालिटी वहीं तक लिमिटेड है, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी, एक पहला कदम उठाया है समानता की तरफ, एंड दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। ऑलराइट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे समानता। ओके, चलिए आगे देखिए। These inequalities are often the result of differences in the resources, opportunities which are available to the citizens in the social and economic spheres। तो आपने पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर कर भी दिया, तब भी कुछ ना कुछ असमानताएं, डिफरेंसेस, इनइक्वालिटीज लोगों के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, और ये डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज हो सकते हैं रिसोर्सेज के बेसिस पर। कुछ लोग हैं जिनके पास सोसाइटी का एक बिग शेयर ऑफ रिसोर्सेज मौजूद है, एंड देयर आर सर्टेन अदर पीपल हु डू नॉट हैव एनी शेयर, बहुत गरीब हैं,
कुछ लोगों के पास अवसर ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कम है। बहुत बड़े बड़े हमारे शाहरुख खान के बच्चे होंगे तो वो इजिली बॉलीवुड में अपना करियर बना सकते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू दैट फैमिली। बट एक बाहर से अगर कल को मैं एक्टिंग करने जाती हूँ, मैं नहीं जा रही बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है, कल को अगर मैं जाती हूँ मुंबई, आप मुंबई आ रहे हैं, और मुंबई जाने के बाद मैं अगर एक्टिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट? तो किसी भी आम इंसान के लिए जो कि ऐसे इंडस्ट्री, या तो मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहूँ, एक टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहूँ, मैं कल को बॉलीवुड में जाना चाहूँ या कुछ भी, तो बच्चों उसके लिए मेरे जैसे इंसान को या किसी भी दूसरे आम आदमी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आसानी से हमको वो चीजें नहीं मिलेंगी बिकॉज सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मौजूद हैं, एंड देन देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव एनीथिंग, ना जिनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ लोगों के हाथ में। तो हम देखते हैं तो ये इनइक्वालिटीज आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज में जो कि सिटीजन्स को अवेलेबल होती हैं सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में। So for this reason a demand is often made for equal opportunities or for a level playing field। तो बच्चों इसी वजह से, इसी कारणवश एक डिमांड की जाती है, ठीक है, ये गुजारिश की जाती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए या फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड आना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड किस लिए मैम? सबको फुटबॉल खेलनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि सब बच्चों जिस जगह पे खड़े हों वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक इंसान इधर ही रह गया समाज में, एक इंसान इधर ऊपर चला गया, एक इंसान और नीचे है, तो दिस इज नॉट लेवल्ड, है ना? अगर ये तीनों ही लोग सेम जगह पे खड़े हो तो दैट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको रिसोर्सेज मिले कुछ हद तक बराबर तौर पे, ताकि सब में जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी का होना काफी नहीं है, उसके अलावा भी इक्वालिटी सामाजिक तौर पे आ सके। ओके So, political and legal equality are an important component of a just and egalitarian society. So, obviously, it is like the first step towards equality. राजनीतिक रूप में और बच्चों हमारे कानूनी रूप में समानता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम एक न्यायपूर्वक और एक समान जो है समाज बना सके। फर्स्ट स्टेप, हमें पता है कि देयर इज अ जेंडर बायस that exists in our society wherein the people who have like नहीं, people consider कि women are the weaker sex, महिलाएं जो हैं वो सामाजिक तौर पे ऐसा माना जाता है। तो उसी के साथ चलते हैं आगे और सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं। तो सामाजिक तौर पे ये चीज मानी जाती है कि women are the weaker sex। आज तक भी बच्चों हम देखते हैं कि हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आदमी अपने आप को ऊंचा मानते हैं, औरतों को नीचा मानते हैं, और उसी चीज से चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि लड़के ज्यादा स्ट्रांग है, लड़कियां वीक हैं, लड़के जो हैं वो बाहर जाके काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, बच्चों का ख्याल रखेंगी, काइंड है, काम है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द जेंडर कंस्ट्रक्ट। जिस हिसाब से मेल जेंडर और फीमेल जेंडर को हमारे समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है, विच इज एक्चुअली नॉट अ राइट थिंग टू डू। भाई मुझे भी ब्लू कलर पसंद हो सकता है मुझे भी जूडो कराटे आता हो, किक बॉक्सिंग आती हो, मैं भी स्ट्रांग हो सकती हूँ। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सेक्स दैट आई बिलोंग टू, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट एक्टिविटीज आई चूज, और मैं अपना जो है अपने आप को किस तरीके से डेवलप करती हूँ, वो सारी चीजों पर। तो यहाँ पे बच्चों सामाजिक तौर पर आप देख सकते हो कि एक जेंडर बायस है, पर पॉलिटिकल सेंस में हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल सेंस में डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर तो एटलीस्ट इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी गई है, जहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सब समान है, सब जो है सबके लिए सेम सेट ऑफ फ्रीडम, सेम सेट ऑफ राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, हर किसी के पास वोटिंग राइट है, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का राइट है। सो दैट इज अ गुड थिंग टू डू। बट सामाजिक तौर पे कहीं ना कहीं बच्चों हम लोग लैग करते हैं, बिकॉज सामाजिक तौर पे बहुत सारी बायसनेस एग्जिस्ट करती है। सामाजिक तौर पर हम देखते हैं कि कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है, कास्ट बेस्ड सिस्टम एग्जिस्ट करता था, कुछ समय पहले से हमने हटाया ना, लेकिन आज भी आपको लोगों की सोच में कहीं ना कहीं वो बायस देखने को मिल जाएगा कि ये वाली कास्ट ऊंची है, ब्राह्मण परिवार के लोग ऊंचे हैं, दूसरे नीचे हैं।
तो वो सारी चीजें, ये वाला धर्म जो है वो बहुत अच्छा है, दूसरा धर्म के लोग अच्छे नहीं है। आपको बचपन से, आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए हो, इंडियन सोसाइटी में, तो डेफिनेटली आपको ये बायसनेस सुनने को, देखने को अपने आसपास जरूर मिली होगी, जहां पे बच्चों कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप्स कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर आप सुनते भी हो, देखते भी हो, राइट। Political equality या फिर equality before needs to be supplemented by the equality of opportunity। बच्चों कोई भी political equality हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ अवसर की समानता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी, लेकिन कल को हम बोले कि भाई लोग फिर भी समाज में क्या कर रहे हैं, लड़कियों को बोल रहे हैं कि यार तुमको तो घर में ही काम करना है, तुम क्या करोगे यार इक्वालिटी लेकर, तुम पढ़ाई लिखाई भी छोड़ो, आराम से घर पे बैठो। पर बच्चों एक वो अवसर तो होना चाहिए ना, कि जहां पे एक माँ बाप अपने बेटा और बेटी में ये फर्क ना करें कि किसको स्कूल भेजना है, किसको घर पे रखना है। अगर स्कूल भेजना है बच्चों को, तो दोनों को बराबर तरीके से स्कूल भेजा जाए, और ये ना सोचा जाए कि लड़कियों का काम सिर्फ घर पे रहना है और बच्चों का ख्याल रखना है, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि सबको एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, अगर हम तीनों को सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो ये इंसान तो यहाँ पेड़ तक पहुंच जाएगा, ये दोनों नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इंसान को उतना ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके रखेंगे और इन दोनों का प्लेटफॉर्म उतने हिसाब से इंक्रीज कर देंगे ताकि ये तीनों ही उस पेड़ तक पहुंच सके। दैट इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको ही इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। हमारे समाज के अंदर बच्चों आप ऐसे समझो कि ये जो है, सपोज ये व्यक्ति एक बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करता है, अगर आप तीनों को समान चीजें दोगे तो वो व्यक्ति तो फिर भी समाज में नीचे ही रह जाएगा ना। तो देयर इज अ नीड कि जो लोग ऑलरेडी समाज में पिछड़े हुए हैं, ऑलरेडी थोड़ा पीछे हैं बाकियों से, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज दी जाएं ताकि वो लोग इक्वल आ सकें। सो यहाँ पे देयर इज अ नीड टू गिव मोर to the people who belong to the disadvantaged groups। महिलाओं के लिए बहुत टाइम तक उनके साथ जो है गलत हुआ है, सामाजिक तौर पर उनको नीचा दिखाया गया है, जो कास्ट के, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके साथ ऐसा गलत हुआ है। तो बच्चों देयर इज अ नीड कि हम उन लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें, जैसे रिजर्वेशंस प्रोवाइड करी जाती हैं, तो वो भी एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए प्रोवाइड करी जाती है ताकि इस तबके के भी लोगों को चांस हो, बराबर का चांस हो जो बाकी लोगों के पास ऑलरेडी है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नेसेसरी टू रिमूव एनी लीगल हर्डल्स। पॉलिटिकल इक्वालिटी से जो कानूनी तौर पे रुकावटें होंगी वो तो हट जाएंगी। ठीक है बच्चों, जिससे आपको सरकार में एक आवाज उठाने का मौका मिलेगा और सोशल गुड्स को अवेल करने का मौका मिलेगा। लेकिन the pursuit of equality requires that people belonging to different groups and communities also have a fair and equal chance to compete for those goods and opportunities। तो बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको एक राह तो दिखा रही है कि अब आपके पास फ्रीडम है ये करने की वो करने की, बट असल में भी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप उन चीजों तक पहुंच सको। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो आप उस एजुकेशन के, आपको इक्वालिटी दे रखी है कि लड़का भी पढ़ेगा, लड़कियां भी पढ़ेंगी, राइट टू एजुकेशन है, बट उस राइट टू एजुकेशन को अवेल कर सको तो उसकी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और वो बच्चों जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक सामाजिक तौर पे परिवर्तन नहीं आएगा, समानता नहीं आएगी, तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तभी आ सकती है जब सामाजिक तौर पे लोग अपनी थिंकिंग को बदलें, ब्रॉडन करें एंड इक्वली लोगों को देखने लगे। ठीक है, for pursuit of equality it is necessary to minimize the effects of social economic inequalities and guarantee certain minimum conditions of life to all the members of the society: adequate health care, the opportunity for good education, adequate nourishment and a minimum wage among other things। तो इक्वालिटी को परस्यू करने के लिए, इक्वालिटी को तक पहुंचने के लिए, उसको हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि जितनी भी सामाजिक और आर्थिक तौर पर असमानताएं हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, उनको कम किया जा सके। और मिनिमम कंडीशंस जो है बच्चों, जैसे एक इंसान को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम चीजें। मैं BMW और Audi की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं मिनिमम कंडीशंस की बात कर रही हूँ। मिनिमम कंडीशंस चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। मतलब एक इंसान एक अच्छी लाइफ जी सकता है जब उसको 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल रही हो, फुल ऑन बैलेंस डाइट, नरिशमेंट अच्छी मिल रही हो, ठीक है, एक सर पे छत हो और कपड़े, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उतने कपड़े भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एक इंसान अच्छी लाइफ जीने का हम बोल सकते हैं कि जी रहा है वो,
ऑल्दो लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहा, बट एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को तो अचीव कर पा रहा है। और हम यही चाहते हैं कि सामाजिक तौर पर सारे के सारे लोग एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जितने भी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं एडिक्वेट हेल्थ केयर उनको मिल सके, तभी बच्चों सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं, गुड एजुकेशन सबको मिल सके तभी सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं, जिसमें हालांकि उस हद तक अच्छी पढ़ाई नहीं कराई जा रही है, बट हाँ देयर इज अ नीड कि उसको भी इम्प्रोवाइज करा जाए, सरकारी अस्पतालों को भी थोड़ा इम्प्रोवाइज करा जाए, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी जो मिनिमम नेसेसिटीज है एजुकेशन की, हेल्थ की, वहां तक पहुंच सके। एडिक्वेट नरिशमेंट सबको बच्चों, आप देखते हो स्कूल के अंदर मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड करना भी शुरू करा है सरकार ने, जिसके थ्रू नरिशमेंट लेवल्स को इंक्रीज किया जा रहा है। मिनिमम वेज प्रोवाइड की जाती है कि जो लोग काम कर रहे हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर आदमी भी उतना काम कर रहा है, औरत भी उतना काम कर रही है, काम तो बराबर कर रहे हैं ना, तो उसके लिए इक्वल पेमेंट भी होनी चाहिए। मिनिमम वेज होनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज सेट कर रखे कि 500 रुपए तो उसको एक दिन का मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं दोगे, शोषण नहीं करोगे। और साथ ही में और भी बहुत चीजें जो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे सरकार की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशली इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। इन इंडिया, अब इंडिया में एक स्पेशल प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ फैसिलिटीज। अब बच्चों फैसिलिटी की कमी तो है ही, तभी अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन उसी के साथ साथ डुअल चैलेंज है यहाँ पे कि कुछ कस्टम्स जो हमारे प्रिवेल करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, उन कस्टम्स की वजह से भी यहाँ पर दिक्कत आती है और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। सो दिस इज अ डुअल चैलेंज फॉर अस। दो चैलेंजेस यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज ये बोल रहा है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ फैसिलिटीज, फैसिलिटीज कम है, ठीक है। और फैसिलिटीज के साथ साथ कुछ ऐसे हमारे सामाजिक तौर पे कस्टम्स हैं अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो प्रिवेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, women may not enjoy equal rights of inheritance in some groups, or there may be social prohibitions regarding their taking part in certain kinds of activities। तो बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि महिलाएं कहीं कहीं पर किसी किसी ग्रुप में राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंजॉय नहीं करती हैं। आप सभी को मालूम है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 ये बोलता है कि माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों के बीच में इक्वल तरीके से डिवाइड की जाएगी। वहां पर कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए, लड़के को जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी उतनी ही लड़की को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। सारे बच्चों में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है कि माँ बाप ऐसा ना कर रहे हो, लीगली आपने कर दिया, पर सामाजिक तौर पे कुछ लोग कह रहे कि अरे हमारे में तो ये रिवाज ही नहीं है, हम तो बेटियों को कोई नहीं देते प्रॉपर्टी, उनकी शादी कर दी, हमने दहेज दे दिया, बाय बाय टाटा। तो ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग, ठीक है। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कहीं कहीं पर हो सकता है कि महिलाएं जो है ये नहीं करेंगी, हमारी बेटी जो है वो पायलट वगैरह ये नहीं बन सकती, या ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बाहर काम करने नहीं जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हमारे इन सोशल कस्टम्स और सोच की वजह से हम लोग रोक रहे हैं उस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने से, है ना। द स्टेट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल। अब यहाँ पे सरकार का एक बहुत अहम रोल आता है इन मैटर्स के अंदर कि वो पॉलिसीज ऐसी बनाए ताकि जो हैरेसमेंट होता है, जो शोषण होता है महिलाओं का पब्लिक प्लेसेस में, या फिर जो भेदभाव होता है एम्प्लॉयमेंट में, इन सब चीजों को रोका जा सके, एंड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू ओपन अप एजुकेशन और सर्टेन प्रोफेशंस टू वुमेन एंड अदर सच मेजर्स। तो रिजर्वेशंस प्रोवाइड करना महिलाओं के लिए, चीजों को, कुछ इंस्टीट्यूशंस खोलना, है ना, ताकि उनकी भी बात करी जाए यहाँ पे। ओके, नाउ ओके, सो द लास्ट एस्पेक्ट इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। सो वी ऑल नो बच्चों, यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि अब सरकार क्या करेगी, सबके बीच में 1-1 करोड़ बांटेगी, ऐसा नहीं होगा बच्चों, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। इकोनॉमिकली एक जो पूरी इक्वालिटी, अगर आप ये सोच रहे हो कि सबके पास बराबर पैसा रहेगा समाज में, तो वो चीज नहीं होगी। पैसा एक ऐसी चीज है बच्चों जिस तक पहुंचने का जरिया बनाया जा सकता है, लेकिन कौन कितना पैसा कमाएगा वो आपका मेरिट, आपका कोशिश, आपके बीच में जो कंपटीशन रहेगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। आपने एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिए, मेरिटोरियस बेसिस पे एडमिशंस होंगे, ये सब होगा, ठीक है, वो सब हो गया।
उसके बाद बच्चों एक इंसान जो काम करेगा, जितना स्ट्रगल करेगा उस पैसे को पाने के लिए, जितनी डिग्रियां लेगा, वो उस इंसान पे डिपेंड करता है। अगर हम सबके बीच में बराबर पैसा बांट देंगे तो समाज के अंदर बच्चों ना तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ना कोई काम करेगा, सब बस लेजी तरीके से अपने घर में बैठे रहेंगे और कहेंगे अरे अरे सबके पास बराबर पैसा है। तो एक वो कंपेटिटिवनेस की स्पिरिट ही चली जाएगी। बट हाँ, ये चीज भी गलत है कि समाज में कुछ ही लोगों के पास सारा का सारा पैसा और कुछ लोगों के पास पैसा ही ना हो। तो हम वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी नहीं चाहते हैं। बट हाँ, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि उस पैसे तक पहुंचने का जरिया पहुंचाया जाएगा, कैसे कितना पैसा हासिल करना है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट सोसाइटी में करती है जहां पे वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनकम, ये सब डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड classes. There are two ways of measuring the degree of economic inequality in a society. दो तरीके हैं जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक समाज में एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहला तरीका है measuring the relative difference between the richest and the poorest groups. तो जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच में अंतर निकालो कि कितनी इनइक्वालिटी है। और another way could be to estimate the number of people who live below the poverty line. अब बच्चों याद करिए, 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, पॉवर्टी नाम का चैप्टर। वहां पर हमने पॉवर्टी लाइन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा था। पॉवर्टी लाइन क्या होती है बच्चों? सरकार सेट कर दी है अर्बन और रूरल एरियाज के लिए एक ऐसी लाइन जिसके नीचे जो भी लोग होंगे वो बीपीएल कहलाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। ऊपर जो लोग होंगे वो अबव पॉवर्टी लाइन कहलाएंगे। और ये लाइन जो है एक बेसिक एस्टिमेट होता है कि अगर एक परिवार इतने पैसे कमा रहा है तो वो परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ या अबव पॉवर्टी लाइन हुआ। और ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति जो है दिन में 1000 रुपए कमाता है, अगर उससे कम कमाएगा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर 1000 या उससे ऊपर कमाता है तो हाँ, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे एंजॉय कर सकता है उस पैसे से, तो वो ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सेट किया जाता है। कैलोरी काउंट में भी सेट किया जाता है कि लोग कितना खाना खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज वो सेम ही बात है। आप जितना पैसा कमाओगे उतनी ही आप अच्छे से खा पी सकोगे, तो वही वाली बात है, ठीक है। एक तो कैलोरी के बेसिस पर, न्यूट्रिशनल लेवल पे, और एक हमारी इनकम के बेसिस पे। दो बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को अर्बन और रूरल एरिया में किया जाता है बच्चों कैलकुलेट, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि who are the poorest people who are not even able to afford a minimum standard of living in our country. All right? तो एक तो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करके, और एक डिफरेंस रिचेस्ट और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखने के बाद हम बता सकते हैं कि एक समाज में कितनी आर्थिक असमानता है, कितनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जब बराबर अवसर होंगे, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करेंगे इंडिविजुअल्स में। लेकिन बच्चों, अगर कोई इंसान ज्यादा एफर्ट करेगा तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा, कोई कम एफर्ट करेगा तो वो कम पैसा कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई। सपोज दो लोग हैं, उन्होंने बराबर पढ़ाई करी है, दो डॉक्टर बन गए, लेकिन एक बंदा जो है वो करोड़ों में कमा रहा है, एक दूसरा बंदा जो है वो लाखों में कमा रहा है। बच्चों, ये तो उनके एफर्ट पे डिपेंड करा ना कि उन्होंने क्या करा फिर आगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि अपने एफर्ट के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके आगे कैसे करते हो, अपनी लाइफ में क्या करते हो, वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। इनइक्वालिटीज that are untouched over generations are more dangerous for a society. If in a society certain classes of people have enjoyed considerable wealth and the power that goes with it over generations, the society would become divided between those classes and other who have remained poor over generations. Over time, such class differences can give rise to resentment, violence because of the power of the wealthy classes. It might prove difficult to reform such a society to make it more open and egalitarian. बच्चों, सिंपली ये बात हो रही है यहाँ पर परमानेंट इनइक्वालिटी की बात हो रही है, जहाँ ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक समाज में कि जिन लोगों के पास वेल्थ है उनकी वेल्थ बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, और वो वेल्थ जनरेशंस, जैसे एक बहुत अमीर बाप है, फिर उसका बेटा भी उतना ही अमीर, फिर उनका बेटा भी उतना ही अमीर, वो पूरी जनरेशंस की जनरेशंस अमीर हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो गरीब है, वो गरीब के गरीब के गरीब, मतलब वो एक विशियस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं अगर लोग,
कि गरीब का बच्चा भी गरीब है, फिर उनका बच्चा भी गरीब है। तो ऐसे तो समाज में बच्चों ये डिफरेंसेस और बढ़ते रहेंगे, अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब ही रहेंगे, क्लासेस के बीच में डिवीजन आ जाएगा, और फिर बच्चों रिवोल्ट और वायलेंस वाला टाइम आ जाएगा जब गरीब कहेंगे कि अब हम ऐसी स्थिति और टाइम तक नहीं झेल सकते हैं, एंड वो एक तरीके से वायलेंस करने लगेंगे, दंगा वगैरह और ये सब उल्लंघन होने लग जाएगा। तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं है किसी भी समाज के लिए। दंगे करना, लड़ाई झगड़े करना किसी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रिजेंटमेंट और वायलेंस वाली सिचुएशन से बचने के लिए यही सही होगा कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उनको सुधार दिया जाए। ऐसा ना हो कि एक ही लोग हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास वेल्थ है, और वो उसी को एक्सरसाइज कर करके और अमीर अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। द गैप शुड नॉट वाइडन, द गैप शुड रेड्यूस। तो जो गरीब है उनको उस विशियस साइकिल से बाहर निकालना है। कैसे निकलेंगे बाहर? बच्चों, कोई गरीब माँ बाप है, अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनका बच्चा, जाहिर सी बात है, अच्छी हेल्थ अगर मेंटेन करेगा वो बच्चा, तो वो जा सकता है, कोई अच्छी नौकरी कर सकता है, जिसकी वजह से उस नौकरी करके वो अपने गरीब माँ बाप की भी लाइफ को सुधार सकता है, और वो पूरा का पूरा परिवार उस विशियस साइकिल से बाहर निकल के आ सकता है। दिस इज हाउ दिस वी कैन से द सर्कल ऑफ इनइक्वालिटीज कैन बी रिमूव्ड। हमने ये बचपन में पढ़ी है यार चीज़ें, 9th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, हर चीज़ को बस जोड़ना है। तो उस विशियस साइकिल से बाहर निकालना है, जनरेशन ओवर जनरेशन, गरीबों की और अमीरों की, वो सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और यहाँ पे इसी के साथ हमारे ये 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी खत्म होते हैं बच्चों। आई होप सभी को बात समझ में आई है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी की। और अगर ये तीनों चीज़ें समाज के अंदर अचीव हो जाती हैं तभी बच्चों रियल सेंस में जो इक्वालिटी है वो आ पाएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। आई होप इट इज क्लियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे थोड़ी बातें करेंगे, फेमिनिज्म को भी पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस।